तो चैप्टर 9 इन्वेस्टर सर्विस म्यूचुअल फंड NISM VA म्यूचुअल फंड का ये चैप्टर 9th है, जिससे 15% क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर में बहुत कुछ कवर है। NFO फंड ऑफर, NFO प्राइस, ऑनगोइंग प्राइस, सब्सक्रिप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट प्लान एंड ऑप्शन, अलॉटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट टू इन्वेस्टर, कंटेंट एंड periodicity of statement of account, mutual fund investors, application form of mutual fund, financial transaction in mutual fund through online and physical mechanism, cut off timing and time stamping, KYC requirement for mutual fund, different type of systematic transaction, operational aspect of systematic transaction, process of non-financing transaction in mutual fund, चेंज इन स्टेटस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टर कैटेगरी। ठीक है, देखिए बहुत सारा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करिएगा। अगर आपने एग्जाम स्लॉट अभी बुक नहीं किया है तो देखिए आने वाले 10 दिन के अंदर मान लीजिए आप एग्जाम देने वाले हैं, तो भी आपके पास बहुत टाइम है कि आप इजीली पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो NFO प्रोसेस क्या होता है? पहला चीज, NFO क्या होता है? न्यू फंड ऑफर। ठीक है, यूनिट इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम आर ऑफरिंग टू इन्वेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऑफर हो रहा है तो न्यू फंड ऑफर, NFO, न्यू फंड ऑफर। ठीक है, तो NFO डिसाइड कौन करता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC डिसाइड करती है ऑन अ स्कीम टू टेक टू द मार्केट। ठीक है, और दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट फ्रॉम चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दैट वुड बेनिफिट इन्वेस्टर। ठीक है, और इनपुट फ्रॉम CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, ऑन द इंटरेस्ट इन मार्केट फॉर द इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, AMC can have one fund scheme in a category. There are defined fund which are broad equity, debt और hybrid. आपको बताना है कि इक्विटी है, डेप्ट है, हाइब्रिड फंड है। NFO has to be in a category where the AMC does not already have a fund or scheme. ठीक है, AMC prepare the scheme information document, SID। लास्ट क्लास में आपने देखा था स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, इसका फुल फॉर्म भी आता है, फॉर द NFO। ठीक है, और दिस नीड टू बी अप्रूव बाय ट्रस्टी, ट्रस्टी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द AMC। ठीक है, द डॉक्यूमेंट है देन फाइल्ड विद द सेबी। जो ये डॉक्यूमेंट है SID, वो फाइल्ड होता है सेबी के साथ। द ऑब्जर्वेशन दैट सेबी मेक ऑन द SID नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर अप्रूवल बाय द ट्रस्टी, द सेम कैन बी इशूड इन द मार्केट। AMC decide on suitable timetable for the issue. Keep in mind the market situation. AMC launch its advertising public relation campaign to make investor aware of the NFO. AMC hold event for intermediary and press to make them familiar with the scheme. ठीक है, इट्स यूनिक फीचर बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब इसमें 3 डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 डेट्स में होता है NFO ओपनिंग डेट, जिस दिन NFO ओपन होता है, NFO क्लोजिंग डेट, जिस दिन NFO क्लोज होता है। ठीक है, लास्ट डेट जब आप NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्कीम रीओपनिंग डेट, की स्कीम जो है, दिस इज द डेट फ्रॉम इन्वेस्टर कैन ऑफर देयर यूनिट टू रीपर्चेस टू द स्कीम और बाय न्यू यूनिट ऑफ स्कीम। द AMC अनाउंस सेल एंड रीपर्चेस प्राइस फ्रॉम द स्कीम रीओपनिंग डेट। ठीक है, क्लोज एंडेड स्कीम में होता है NFO ओपन डेट एंड NFO क्लोज डेट, बट उनमें रीओपनिंग डेट नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज द स्कीम डज नॉट सेल और रीपर्चेस यूनिट। ठीक है, तो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 15 डेज, यानी कि NFO कैन रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन कम से कम 3 दिन, मिनिमम 3 डेज। ठीक है, NFO अदर देन ELSS ओपन कैन रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 15 डेज। ठीक है, NFO ओपन होता है। अलॉटमेंट ऑफ यूनिट और रिफंड ऑफ मनी एज दे केस बी शुड बी डन विथ 5 बिजनेस डे। या तो आपको अलॉट हो जाएगा या तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा विथ इन 5 बिजनेस डे। ठीक है,
ओपन एंडेड स्कीम हैव टू रीओपन फॉर सेल रीपर्चेज विद इन 5 days ऑफ द अलॉटमेंट, ठीक है। Deployment of fund collected by AMC in a NFO. As per regulation 35, SEBI has introduced guideline requiring mutual fund by the specified realistic development timeline, ठीक है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। न्यू फंड ऑफर प्राइस और ऑनगोइंग ऑफर प्राइस क्या होता है? न्यू फंड ऑफर प्राइस इज द प्राइस पर यूनिट दैट इन्वेस्टर हैव टू पे टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द एनएफओ। ऑनगोइंग प्राइस फॉर परचेज, रिडेम्पशन, स्विच ऑफ, ठीक है, बाय इन्वेस्टर इज द प्राइस एट विच द इन्वेस्टर परचेज और रिसीव, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान और सर्विस क्या होती है? पहला होता है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान, ठीक है। डायरेक्ट प्लान में लोअर एक्सपेंस रेशो होता है। डायरेक्ट मीन्स कि आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एएमसी से आपने खरीदा, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लेस होता है, कमीशन लेस होती है, ठीक है, और कोई कमीशन इसमें पेड नहीं की जाती डायरेक्ट प्लान में, ठीक है। इट मस्ट बी क्लियर अंडरस्टूड दैट डायरेक्ट प्लान इज ओनली फॉर इन्वेस्टर हु परचेज यूनिट डायरेक्टली फ्रॉम द फंड, ठीक है। एंड सेम इज नॉट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर हु रूट देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। If investment is routed through a distributor, then it is considered that one has chosen to invest in regular plan, ठीक है। रेगुलर मीन्स, रेगुलर प्लान क्या होता है? अगर अपन ने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदा तो रेगुलर प्लान होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल पे आउट, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल डिविडेंड, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट, या तो पे आउट करना है, री इन्वेस्ट करता है, और ग्रोथ ऑप्शन, इसको देखिएगा यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल आर एंड ग्रोथ। अ थर्ड ऑप्शन विच इज पॉसिबल, री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। अप्रैल 2021 से डिविडेंड ऑप्शन हैज बीन रीमेंड टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। 2021 से क्या नाम हो गया डिविडेंड ऑप्शन का? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल सिचुएशन अबाउट द इनकम अर्न बाय द इन्वेस्टर, ठीक है। देयर आर डिफरेंट ऑप्शन विद अ स्कीम हैविंग द सेम पोर्टफोलियो। द पोर्टफोलियो रिटर्न आर द सेम फॉर ऑल थ्री ऑप्शन, ठीक है। दे डिफर इन द स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो, इनकम एक्यूरल फॉर यूनिट होल्डर्स, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो या तो आप डिविडेंड का पे आउट ले सकते हो, या तो उस डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। पे आउट में क्या होता है? पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। फंड डिक्लेयर आर डिविडेंड टाइम टू टाइम। सम स्कीम जिसमें लिक्विड एंड डेब्ट फंड विथ वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी डिक्लेयर डिविडेंड डेली। कुछ फंड में डेली डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और व्हेन डिविडेंड पेड, यानी कि डिविडेंड जब पेड किया जाता है तो एनएवी ऑफ यूनिट फॉल भी होती है, ठीक है। द रिड्यूस एनएवी आफ्टर पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल इज कॉल्ड एक्स डिविडेंड एनएवी, ठीक है। जो एनएवी रिड्यूस हो जाती है डिविडेंड पेमेंट के बाद, उसको एक्स डिविडेंड एनएवी कहा जाता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन यहां तक? पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, इन्वेस्टर रिसीव द डिविडेंड इन बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। अगर इनकम को आप विड्रॉल कर रहे हो, पे आउट कर रहे हो, प्लीज ये वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, पे आउट कर रहे हो कि री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप उस पैसे को वापस से इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। एनएवी डिक्लाइन जरूर होती है, लेकिन इसको एक्स डिविडेंड एनएवी कहते हैं। यहां पे क्या कहते थे इसको? ये एक्स डिविडेंड एनएवी यहां भी है, लेकिन पे आउट क्या हो रहा है? जैसा पे आउट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन था, सेम यहां भी है, लेकिन वो जो पैसे हैं आप री इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑप्शन होता है। डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, नथिंग रिसीव इन बैंक अकाउंट, ठीक है, देयर इज नथिंग टू री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एनएवी वुड देयरफॉर कैप्चर द फुल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो गेन। As in the case of income distribution come capital withdrawal payout option, there will be no acceleration of number of unit held, ठीक है।
तो एनएवी ऑफ दोस यूनिट विल हाउएवर बी हायर टू रिफ्लेक्ट द गेन इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, ग्रोथ ऑप्शन। ठीक है, ये चार्ट को देखिएगा। पे आउट ऑप्शन में क्या होता है, डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। पे आउट ऑप्शन में टैक्स ऑन डिविडेंड यस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट नो। लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन री इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, आपको बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा, टैक्स यस, और आपका यूनिट जो एनएवी है वो इंक्रीज होगा, वो भी बात सही है। फिर है ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में भी आपको अकाउंट में नहीं मिलेगा, टैक्स ऑन डिविडेंड नॉट अवेलेबल, आपको यूनिट बढ़ेंगे क्या, नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, एनएवी चेंज होगा, एनएवी डिक्लाइन होगा विड्रॉल में, पे आउट में। ठीक है, एनएवी डिक्लाइन होगा री इन्वेस्टमेंट प्लान में, लेकिन ग्रोथ ऑप्शन में वैल्यू उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ज्यादा बहुत इजी सा एग्जांपल है, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। अलॉटमेंट कैसे होता है ऑफ यूनिट टू द इन्वेस्टर, एनएफओ। ठीक है, सिंस एंट्री लोड बैन है, एनएफओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंट्री लोड लगती है ना, वो बैन हो चुकी है। यूनिट इन एनएफओ आर सोल्ड एट द फेस वैल्यू, 10 रुपए में बिकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाई 10 रुपीज, जैसे आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे उसको आप कैलकुलेट कर लो। 10 रुपए एक एग्जांपल है, हो सकता है और भी ज्यादा भी हो सकता है उससे। ठीक है, ये एनएफओ होता है, सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द स्कीम। ठीक है, फुल अलॉटमेंट इज मेड टू ऑल वैलिड एप्लीकेशन रिसीव ड्यूरिंग द एनएफओ, जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उन सभी को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अलॉटमेंट इज कंप्लीटिव विथ 5 डेज, यानी कि जो अपन ने देखा था। और इन केस एप्लीकेशन हु हैव कोटेड देयर डीमेट अकाउंट, यूनिट आर क्रेडिट विथ 2 वर्किंग डेज इन डीमेट अकाउंट। ठीक है, फिर होता है ऑन गोइंग ऑफर, किसको बोलते हैं, द प्राइस एट विच यूनिट आर सोल्ड टू इन्वेस्टर आर पार्ट ऑफ ऑन गोइंग सेल इन ओपन एंडेड स्कीम इन द सेल प्राइस। ठीक है, विच इन टर्न इज एप्लीकेबल एनएवी, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस वुड गिव द नंबर ऑफ यूनिट हैज बॉट। ठीक है, तो इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया, 12,000। ठीक है, एप्लीकेबल सेल प्राइस कितना था, 12 रुपीज में सेल हुआ, तो आपको कितने यूनिट मिले, 1,000। ठीक है, एनी क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, या तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, या तो क्वेश्चन पूछने से डरते हो। क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो कैसे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, बताइए, ये मेरा प्रश्न है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए ज्यादा से ज्यादा। राइट इशू में क्या होता है, the price at which unit are offered is clear at the time of investment, the investment amount divided by right price given the number of unit। ठीक है, तो एक चीज नोट करिए, राइट इशू में विच आर कॉमन फॉर शेयर्स आर लेस मीनिंगफुल फॉर द म्यूचुअल फंड स्कीम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन बोनस इन्वेस्टर डज नॉट पे एनीथिंग, इन बोनस इशू में आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको न्यू यूनिट फ्री में अलॉट होगी, जैसे 1:3 का बोनस है, तो आपको 1 यूनिट के बदले में 3 यूनिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है, नेट एसेट जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी। ठीक है, एनएवी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एनएवी मान लीजिए 30 रुपीज है या 10 रुपीज है, तो डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, तो अब नेक्स्ट 1/3 है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लॉन्च अंडर स्पेस SIF वुड बी ₹10 लाख। ठीक है, तो SIF जो है, अगर इसका एग्जाम आप कभी दोगे तो कम से कम 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। ठीक है, और अगर आपको अलॉट होता है यूनिट क्रेडिट टू इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट, तो इस एस स्पेसिफाई इन द असबा एप्लीकेशन फॉर्म, द यूनिट ऑफ द स्कीम हेल्ड इन द डीमेट फॉर्म आर फुल्ली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट आपको मंथली स्टेटमेंट मिलेगा। म्यूचुअल फंड इशू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ इफ देयर इज अ ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन होता है तो एवरी मंथ मिलेगा।
It show each transaction, the value of transaction, the relevant NAV and number of unit transacted, ठीक है। फिर एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट, आपको म्यूचुअल फंड फुल्ली प्रोवाइड द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ यूनिट होल्डर हु हैव नॉट ट्रांजेक्शन लास्ट 6 months prior to date of generation of account statement. अकाउंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट लेटेस्ट क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये इस टाइप के जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो जनरेट होते हैं और इशूड एनुअली होते हैं, ठीक है, जिसमें आपने ट्रांजेक्शन नहीं किए। और सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल एड्रेस में मिलेगा, ठीक है। अगर आपने फिजिकल स्टेटमेंट की बात की है तो अगर आपने मैंडेट किया है तभी आपको फिजिकल स्टेटमेंट प्रिंट आउट कॉपी मिलेगी उसकी, पीडीएफ यानी कि हार्ड कॉपी। तो मंथली स्टेटमेंट समझ गया आपने कि अगर आपने ट्रांजेक्शन किए, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ, तो इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू जो है रिलेवेंट एनएवी, नंबर ऑफ यूनिट ट्रांजेक्शन आपने किया है तो उसकी वैल्यू आप वो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। इससे क्वेश्चन आते हैं फिर सीएएस, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। असेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो होती है उसको सीएएस आपका ईच कैलेंडर मंथ इशूट करना होता है, या तो आपको पोस्ट से भेजे या ईमेल से, as per the timeline specified by the SEBI from time to time. Detail all transaction hold month including transaction charge paid to the distributor, ठीक है। तो ये हो गया। सीएस आपको मंथली जनरेट होगी, आपको ईमेल या पोस्ट के द्वारा भेजी जाएगी। असेट मैनेजमेंट कंपनी shall ensure that consolidated statement every half yearly is issued as per timeline specified by the SEBI from time to time. Detailed holding at the end of the 6 month across all scheme of all mutual fund, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो ये यहां तक एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस यहां तक, ठीक है। चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं इसको। एलिजिबिलिटी क्या है, द फॉलोइंग इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडियन एडल्ट इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल है, इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंगली और जॉइंटली। माइनर है बिलो 18 तो दे आर नॉट लीगली एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो अपने गार्जियन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी हैज मॉडिफाइड इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन द नेम ऑफ माइनर थ्रू गार्जियन स्टेटिंग द पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय मोड सेल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ माइनर, ठीक है। आपको पेरेंट्स या लीगल गार्जियन बन के आप कर सकते हो, ठीक है। और ज्वाइंट अकाउंट होगा आपका पेरेंट्स या लीगल गार्जियन के साथ, ठीक है। HUF जो करता है, HUF फैमिली होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो फैमिली पूल अकाउंट होता है ये। तो इसमें हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो इन्वेस्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली अगेंस्ट हिज नेम इन द एप्लीकेशन, ठीक है। HUF सो द इन्वेस्टमेंट बिलोंग टू द फैमिली, ठीक है। NRI, NRI आप हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर सम इंडियन क्या है कि बाहर गए हैं US कनाडा कहीं भी, ठीक है, इंडियन डिड नॉट परमिट ड्यूअल सिटीजन अर्लियर, लेकिन दे नीड टू गिव अप देयर इंडियन सिटीजन। तो ड्यूअल पहले क्या था, ड्यूअल सिटीजन परमिट नहीं थे तो आपको इंडियन सिटीजन देनी पड़ती थी, ठीक है। तो अब क्या है, जो इन्वेस्टमेंट होता है इंडियन एंटाइटी देम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन फुल रिपार्टीशन ऑन नॉन रिपार्टीशन basis. A part of documentation they need to provide their PIO, person of Indian origin, overseas citizen of India, NRI, PIO, ये आपको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स वो भी कर सकते हैं लेकिन उनकी कंप्लीट केवाईसी होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। उनका फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत उनको ये भी चेक करना है कि कंट्री जो FATF की मेंबर है, ठीक है, वहीं पे आप वही कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपको अलग लिस्ट में डाला गया तो आप नहीं कर सकते। नॉन इंडिविजुअल में कौन कौन कर सकते हैं, कंपनी, सोसाइटीज, कॉर्पोरेट सोसाइटीज, ट्रस्टी ऑफ रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट, पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
banks, other mutual fund, foreign portfolio investors, army, navy, force, paramilitary unit of other eligible institutions, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट। तो हु कैन इन्वेस्ट कहाँ पे लिखा रहता है? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। फिर होता है फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड। आप कौन सा प्लान ले रहे हो, डायरेक्ट प्लान या रेगुलर? डायरेक्ट मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं जा रहे हो। ठीक है। आपके पास ऑप्शन है डायरेक्टली, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं जा रहे हो। ठीक है। जो कि ARN नंबर प्रोवाइड किया गया है उसके तहत। इफ द इन्वेस्टमेंट इज रूटेड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर, ARN नंबर या RIA नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड करना होता है। यूनिट होल्डर्स इंफॉर्मेशन सबसे सिंगल लाइन इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में 3 होल्डर्स हो सकते हैं, 3 होल्डर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑल होल्डर मस्ट बी इन्वेस्टर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। द फोलियो इज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ फर्स्ट होल्डर। फोलियो जो क्रिएट होगा फर्स्ट होल्डर के नाम से होगा। ठीक है। और जो भी बेनिफिट होंगे वो फर्स्ट होल्डर को ही मिलेगा, टैक्स बेनिफिट, रिडेम्पशन पेमेंट, डिविडेंड। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, नेशनैलिटी क्या है, ID प्रूफ क्या है, KYC कंप्लायंस क्या है। ठीक है। माइनर जो लेस देन 18 है, उनके गार्जियन हु कंपाइल विद KYC एंड पैन रिक्वायरमेंट ऑल अदर फॉर्मेलिटी इफ इन्वेस्टमेंट वाज देमसेल्फ। गार्जियन इज टिपिकली अ नेचुरल पेरेंट्स ऑफ कोर्ट अपॉइंटेड लीगली। ठीक है। तो नेचुरल पेरेंट्स होते हैं जिनको कोर्ट कई बार कोर्ट अपॉइंट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लीगल गार्जियन। ठीक है। समटाइम फोलियो में आप ऑपरेट करते हो अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी, रिक्वायर द POA होल्डर, इशूड इज कंपाइल विद KYC एंड पैन रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो आप एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी भी फोलियो को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है। KYC डिटेल है, KYC में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल आपको देनी है। आपका ID प्रूफ, आपका जिसमें आपको ID प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। ठीक है। एड्रेस प्रूफ भी सेम ऐसे ही लगाना होता है। ठीक है। उस KYC कंप्लीट होने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर फटका, जिसको बोलते हैं फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फटका, और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसको आपको फॉलो करना पड़ता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपका बर्थ कहाँ हुआ, कंट्री ऑफ बर्थ कहाँ है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप कहाँ है, नेशनैलिटी कहाँ की। ठीक है। फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल में क्या देना है? टाइप ऑफ अकाउंट, आपका करंट अकाउंट है, सेविंग है, NRO है, NRE है, FCNR है, उसका MICR कोड और IFC डिटेल आपको प्रोवाइड करना है यूनिट होल्डर्स को। ठीक है। जिसमें आप चाहते हो कि, और वो भी फर्स्ट होल्डर या सोल अगर सिंगल हो तो। ठीक है। पे आउट जो भी होगा उसी अकाउंट नंबर पे होगा। डिविडेंड एंड रिडेम्पशन प्रोसीड विल बी क्रेडिट डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। ठीक है। डायरेक्टली क्रेडिट होगा NEFT के थ्रू या NACH के थ्रू। ठीक है। माइनर पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड बाय मीन ऑफ चेक, डिमांड ड्रॉप और अदर मोड शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ द माइनर टू फॉर्म अ जॉइंट अकाउंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिटेल, investor has to make choice of scheme, plan option and payout option in type of at the time of making the application। ठीक है। each scheme will offer regular plan, यानी कि आपको बताना है, यानी कि आपको कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, प्लान क्या है, ऑप्शन क्या है, पे आउट क्या है उसका। ठीक है। एक्सपेंस रेशो आपको पता होना चाहिए फॉर द रेगुलर प्लान। ठीक है। इज हायर सिंस देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड रहता है। ईच स्कीम विल ऑल्सो टिपिकली ऑफर अ ग्रोथ ऑप्शन। ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन, द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन में ऑफर अ पे आउट और री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है। पेमेंट डिटेल है, आपको अकाउंट में मिलेगा, बैंक अकाउंट में जो भी आपका पेमेंट होगा, जो आपने बैंक डिटेल दिया हुआ है उसमें आपको मिलेगा।
ठीक है। एनी क्वेश्चंस यहां तक? नो क्वेश्चंस? ठीक है। यूनिट होल्डिंग ऑप्शंस। इन्वेस्टर हैव द ऑप्शन टू होल्ड यूनिट इन फिजिकल और डीमैट फॉर्म, आपके ऊपर है। इफ यूनिट आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, द डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट, नेम, आईडी ऑफ द डिपॉजिटरी हैज टू बी प्रोवाइडेड। Name, mode of holding, PAN detail and bank detail of applications will be verified against the depository data। ठीक है। आप चाहो तो उसको आप डीमेट फॉर्म में भी रख सकते हो, आप चाहो तो उसे फिजिकल मोड में भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप डीमेट फॉर्म में रखना है तो आपको अपना अकाउंट नंबर, ठीक है। यस, यस, यस सर, पूछिए सर। हेलो। हाँ सर, पूछिए सर। हाँ सर, आप अनम्यूट हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको डीपी में लेना है तो आपको बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल और आईडी ऑफ द डीपी पार्टिसिपेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर ऑप्ट करते हैं डीमेट फॉर्म में लेना है इन एग्जिस्टिंग डीमेट अकाउंट, देन एप्लीकेंट को डिटेल प्रोवाइड करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है। केवाईसी परफॉर्म बाय द डीपी विल बी कंसिडर एज केवाईसी वेरिफिकेशन डन बाय द म्यूचुअल फंड। अगर डीपी ने आपकी केवाईसी की है तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि आपका केवाईसी वेरीफाइड है। ठीक है। नॉमिनेशंस। एप्लीकेंट कैन मेक अ नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ नंबर ऑफ नॉमिनीज। ठीक है। आप जितने चाहो उतने नॉमिनीज रख सकते हो। ठीक है। द नॉमिनेशन कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंटली एट एनी टाइम। आप चाहो तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हो उस समय आप रख सकते हो। ठीक है। या फिर आप चाहो तो जब चाहो तब आप नॉमिनेशन उसका फिल कर सकते हो। ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है? स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है। इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो आता है। द लिमिट में बी हायर फॉर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द पोर्टफोलियो एंड लोअर द सब्सिक्वेंट परचेस। ठीक है। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन विथ म्यूचुअल फंड। इनिशियल परचेज जो होता है, ठीक है, पहला होता है इनिशियल परचेज जब अपन पहली बार NFO से खरीदते हैं। ठीक है। एडिशनल परचेज अगर अपन मार्केट से खरीदते हैं, सेकेंडरी मार्केट से। ठीक है। या फिर अगर वो री ओपन होता है कुछ दिनों के लिए तो वापस खरीदते हैं। रीपरचेज करते हैं यूनिट को। Investor of open-ended scheme can offer unit to repurchase to the mutual fund. The transaction slip need to be fill out affect the repurchase। ठीक है। रीपरचेस अगर आप कर रहे हो तो ये सब स्विच। स्विच मीन्स एक स्कीम से दूसरे स्कीम में। ठीक है। वो स्विच इज रिडेम्पशन फ्रॉम वन स्कीम एंड परचेस इनटू अनदर। एक स्कीम से रिडीम करके सेकंड खरीद रहे हो तो यानी स्विच कर रहे हो आप। ठीक है। पेमेंट मैकेनिज्म क्या होते हैं? फॉर फंड परचेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टर कैन कंडक्ट देयर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। ठीक है। इन्वेस्टर आर रिक्वायर्ड टू फिल द रिक्वेस्टेड डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टर अलॉट अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको पिन नंबर मिलता है, पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका पिन का फुल फॉर्म पूछता है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है तो आप ऑनलाइन जब चाहो खरीदना, बाय सेल जब करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। कैश का इसमें कोई यूज नहीं है, कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप चाहो तो डिजिटल पेमेंट मोड का भी यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो बैंकिंग सर्विस एनीवेयर, ये तो पता है। तो इसमें अपन NEFT या IMPS का भी यूज करते हैं। ठीक है। और इंस्टेंट इंटरबैंक
फंड ट्रांसफर टू रजिस्टर्ड यूजर ऑफ बैंक थ्रू मोबाइल फोन, ये भी करते हैं अपन। ठीक है। रेमिटेंस जो होते हैं वो रियल टाइम, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। स्विफ्ट भी होता है, जो अगर बाहर दूसरे देश में भेजना चाहते हो आप पैसे। एम बैंकिंग मीन्स होता है मोबाइल बैंकिंग। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से करते हो या म्यूचुअल फंड यूनिट के प्लेटफॉर्म, तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हो। फिर यूपीआई के थ्रू भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है। एप्लीके एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ये याद रखिएगा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट इज अ फैसिलिटी वेयर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन टू एनएफओ इज accompanied by authorized to the bank to block the amount of the application money in the। तो आपका जो इन्वेस्टर बैंक है उसमें आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। यस। यस सर, आप अनम्यूट हैं, आप पूछ सकते हैं सर। माइक ऑन है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हेलो। यस सर, पूछिए सर। ओके। फिर होता है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। ठीक है। आधार इनेबल पेमेंट सर्विस एईपीएस अलाउ बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन यूजिंग आधार नंबर ऑफ द कस्टमर। आधार नंबर हैज टू लिंक टू द बैंक अकाउंट ऑफ एईपीएस। अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉल और डिपॉजिट कैश एंड ट्रांसफर मनी टू अनदर अकाउंट लिंक टू द आधार नंबर। अगर आधार नंबर से लिंक है तो आप कहीं भी कैश विड्रॉल या जमा कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म बेस्ड मोबाइल बैंकिंग अलाउ ट्रांजेक्शन इवन विदाउट अ स्मार्टफोन और इंटरनेट। आपको *9*9# को डायल करना है। उसके तहत आप पेमेंट भी कर सकते हो, चेक बैलेंस भी कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट भी मिल सकती है। NUUP जो है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, वो 11 रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये बॉक्स बना दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हो, ई वैलेट के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है। वन टाइम मैंडेट is the payment facility that investor can use to authorize the bank to process debit other specified bank account with a specified mutual fund for purchase of unit. The debit happen through a national automatic clearing house, NACH के थ्रू होता है वन टाइम मैंडेट की जो पेमेंट होती है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। आप चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी खरीद सकते हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी पेमेंट क्या है? पेमेंट बाय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटेड पर्सन। आप 50,000 तक थर्ड पार्टी पेमेंट या माइनर को आप एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है। एसआईपी के थ्रू भी दे सकते हैं। लेकिन रिलेटेड पर्सन मीन्स क्या होता है? नेचुरल हो या अफेक्शन ऑफ गिफ्ट, ऐसा आप माइनर्स को दे सकते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट। कैश पेमेंट 50,000 तक। ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टर, फार्मर, बिजनेसमैन, वर्कर आर अलाउ कैश ट्रांजेक्शन फॉर परचेस ऑफ यूनिट इन म्यूचुअल फंड टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 पर म्यूचुअल फंड पर फिनेंशियल ईयर। पर म्यूचुअल फंड पर फिनेंशियल ईयर आप 50,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें कंप्लायंस होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, सेबी सर्कुलेशन एंटी मनी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके तहत आप कैश। ये क्वेश्चन आता है पर म्यूचुअल फंड पर फिनेंशियल ईयर 50,000। ठीक है। फिर पेमेंट कैसा होता है? वही चेक से, इलेक्ट्रॉनिक मोड, आरटीजीएस, एनईएफटी, एनएसीएच के थ्रू। चेक आपको आपके नाम से मिल जाएगा, फिर आप उसको चाहो तो आप डायरेक्ट जमा कर सकते हो। ठीक है। इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी, ये क्वेश्चन आता है।
IEF facility credit of redemption proceed in the bank account of investor on the same day ऑफ रिडेम्पशन रिक्वेस्ट। अगर आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट में आईएफ इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी डालते हो तो 50,000 तक और 90% ऑफ लेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, इतना विच एवर इज लोअर। और ये किस में होता है? लिक्विड फंड में, ठीक है। दिस लिमिट इज एप्लीकेबल पर डे पर स्कीम पर इन्वेस्टर। पर डे आप 50,000 तक इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी ले सकते हो पर स्कीम पर इन्वेस्टर, ठीक है। फिर देखिए कट ऑफ टाइम है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से देखिए कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड डेब्ट फंड अगर आप खरीद रहे हो, परचेस और स्विच कर रहे हो, तो कट ऑफ टाइम क्या है? 3 बजे। 3 बजे के बाद आप नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड कट ऑफ टाइम क्या है? 1:30 बजे, ठीक है। ये इनका कट ऑफ टाइम है, परचेस और स्विच इन। इक्विटी ओरिएंटेड फंड, डेब्ट फंड, लिक्विड फंड 3 बजे। लिक्विड फंड 3 बजे, मैक्सिमम 3 बजे है, ठीक है। एक है जो ओवरनाइट फंड है वो 1:30 बजे तक होता है, बाकी सब 3 बजे, ठीक है, 3 PM। देयर इज अ पर्टिकुलर वीक, जैसे मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आर बिजनेस डे, तो वेयर ऑल अदर डे आर नॉन बिजनेस वीक वुड बी संडे नॉन बिजनेस, मंडे बिजनेस, ट्यूसडे नॉन बिजनेस, वेडनेसडे। जो दिन छुट्टी का होगा वो नॉन बिजनेस डे पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। केवाईसी रिक्वायरमेंट, फिर वही चीजें अपन ने देखा हुआ है कि केवाईसी आपको सही से करना है, ठीक है। इंडिविजुअल हो कि नॉन इंडिविजुअल है उससे मतलब नहीं। एसआईपी हो, माइक्रो एसआईपी रजिस्ट्रेशन हो, फिर भी आपको केवाईसी उनकी प्रॉपर लेनी है। पैन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी होता है ऑल एप्लीकेशन। प्रूफ ऑफ एड्रेस में वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट डिटेल, यूटिलिटी बिल, अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। पैन सबसे जरूरी है, लेकिन अगर आप एक साल में 50,000 से कम करते हैं तो वहां पे आप फॉर्म 16 की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी है, कंपलसरी है। एक्सेप्शन है माइक्रो एसआईपी में, जहां पे एनुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 से ज्यादा का नहीं होता, ठीक है। जहां पे 50,000 से ज्यादा का है वहां पे जरूरत नहीं है आपको पैन कार्ड प्रोवाइड करने की, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल, माइनर, सोल प्रॉपर्टी फर्म, उसमें क्या है? रिक्वायरमेंट है पैन कार्ड की। केवाईसी नाउ हैव टू कंपाइल विद द सेबी रजिस्टर्ड केआरए, केआरए के द्वारा ही करना है। पैन एक्सेम्पशन की केवाईसी रेफरेंस नंबर इज इशूड बाय द केआरए, उस कॉपी को आपको सबमिट करना है, ठीक है। इसके अलावा वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट फोटो, राशन फोटो, फोटो वाली डेबिट कार्ड, ये सब आप यूज कर सकते हैं। केवाईसी की जो रजिस्ट्रेशन एजेंसी है वो होती है सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। तो कौन कौन होती है इसमें? केवाईसी या केआरए जिसको बोलते हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, जो सेंट्रलाइज केवाईसी प्रोसेस को करती है, वो इन पर्सन वेरिफिकेशन करती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूआईडीए के ई केवाईसी, जो अपन करते हैं केवाईसी सर्विस, ई केवाईसी की सर्विस थ्रू यूआईडीआई, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है? केवाईसी टेम्पलेट फाइनलाइज्ड बाय सर साई हैज टू यूज द रजिस्टर इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रिकॉर्ड रजिस्ट्री होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरिंग होती है, सेफ गार्डिंग होती है, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर सेफ गार्ड रहता है। ऐसा नहीं कि आप आपसे आपकी केवाईसी लेके कहीं किसी का मिसयूज ना हो, ठीक है। केवाईसी ऑफ माइनर, जहाँ पे ऑन बिहाफ
तो पीओए जो है जिनका है उनका केवाईसी आपको देना होगा। ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है। ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट, ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। सेबी ने मैंडेट किया इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल हैव टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ अल्टीमेट बेनिफिट ऑनर, यानी कि बेनिफिट ऑनर कौन है। अगर आप इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन एज अ इंडिविजुअल नहीं, लेकिन अदर अदर नॉन इंडिविजुअल, तो उसमें अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर कौन है, और उसका केवाईसी आपको करना है। जिसको यूबीओ बनाया गया है उसको 50 यानी कि 25% से ज्यादा का शेयर का प्रॉफिट मिल रहा है क्या, उनकी 15% से ज्यादा पार्टनरशिप है, ये सब चीजें अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर के तहत चेक की जाती है। ठीक है। यूबीओ कि कौन है, आप तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन आपके आगे कौन है। लीगल इंफॉर्मेशन एंड मैंडेटरी डिक्लेरेशन में क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस आपको साइन कराना होता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जितनी भी कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर हैं ऑफ सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट विच इंक्लूड म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल, ठीक है, और कंपनी जो लिस्टेड है। ठीक है। तो आपको अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑनर आपको का पैन कार्ड, आधार कार्ड, एएम और यूबीओ का डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होता है। फिर फटका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसको आपको फॉलो करना होता है कॉमनली। सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? कंसीडर एज गुड प्रैक्टिस टू इन्वेस्ट रेगुलरली पर्टिकुलर इन वोलेटाइल मार्केट। तो क्या करते हैं अपन, एसआईपी लेते हैं जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो अगर अपन हर मंथ कुछ थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं यानी कि 500 या 1000 रुपीज का एसआईपी करके, तो अपना जो नेट कॉस्ट आता है ना यूनिट खरीदने का, वो उसकी अगर एवरेजिंग की जाए तो अपने को ठीक ठाक प्राइस में मिल जाता है। ठीक है। सिस्टमेटिक विड्रॉल, ये इंपॉर्टेंट है, SWP बोलते हैं। जस्ट एज इन्वेस्टर डू नॉट वांट टू बाय ऑल देयर यूनिट एट मार्केट पीक, वैसी मार्केट को वो अचानक से पूरा मार्केट को छोड़ना नहीं चाहते, तो वो धीरे 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 अपने पैसे को रिडीम करते जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, it is a variation of SWP, while SWP constant amount is paid to investor of pre-specified। STP में क्या होता है, एक स्कीम से विड्रॉल करके दूसरे स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना, तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक। ठीक है। स्विच मैंने बता ही दिया आपको। जो जितनी मैंने इंपॉर्टेंट चीज थी उसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है इस चैप्टर में। एक प्लेज होता है या लीन, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपकी जो यूनिट होल्डर्स है या आपके पास जितनी यूनिट है उसको प्लेज कर दी जाती है। ठीक है। अगर और आप प्लेजर कहलाओगे अगर आपके यूनिट्स को होल्ड किया जाएगा, और जिनके फेवर में किया जाएगा वो प्लेजी कहलाते हैं। ठीक है। यूनिट आर ऑफर एट सिक्योरिटी ऑफ लोन शुड हैव कंप्लीटेड द लॉक इन पीरियड। ठीक है। फिर डीमेट अकाउंट है। डीमेट अकाउंट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जहां पे प्रोसेस वेयर बाय इन्वेस्टर होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल फॉर्म, उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल रिकॉर्ड्स में, उसको डीमेट फॉर्म बोलते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट से रीड करिएगा, बहुत सारी चीजें क्या है कि रिपीट भी हैं इसमें। ठीक है। ये जो मैं आपको कल चैप्टर 9 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
एनी क्वेश्चंस यहाँ तक आपको?